बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस का आगाज़ करना है और इस वीडियो के ज़रिए हम एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे। जितने मुमकिन क्वेश्चंस हल किए जा सकेंगे उनको हल करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 से कबल जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी उनको भी पॉइंट आउट करेंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपके बुक के पेज नंबर 50 पे डेफिनेशन लिखी हुई है रेशो की। इसको पॉइंट आउट कर लें। ये देखें, ये लिखी हुई है रेशो। तो डेफिनेशन आपके पास कहाँ से कहाँ तक होगी उसको पॉइंट आउट कर लें। यहाँ से शुरू होगी, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड measured in same unit is called ratio. If A and B are two quantities of same kind and B is not zero, then ratio of A and B is written as A ratio B और in fraction A over B। यहाँ तक आपने रेशो की डेफिनेशन लिख के आनी है। यानी अगर इसको पॉइंट आउट मैं यहाँ पे कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन पॉइंट आउट करनी है और इसको याद करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत अहम डेफिनेशन है। रेशो की डेफिनेशन के बाद आपके नेक्स्ट पेज नंबर 51 पे प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है इसको भी पॉइंट आउट कर लें। यहाँ से होगी, अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज। इफ टू रेशोज A रेशो B एंड C रेशो D आर इक्वल देन वी कैन राइट। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, ये भी आपने साथ लिखना है। वेयर क्वांटिटीज A D आर एक्सट्रीम्स वाइल B C आर मीन्स। तो यहाँ तक आपने मीन्स तक आपने इसको लिखना है। और ये सिंबॉलिक द प्रोपोर्शन ऑफ A B C D ये आपने लाइन नहीं लिखनी, उसके बाद आपने डायरेक्ट उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हेडिंग दे के ये मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिख देनी है। तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आपने प्रोपोर्शन से मीन तक लिखनी है और मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग दे के आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है। अब हम समझते हैं कि इन दोनों डेफिनेशन से हमें क्या कहा जा रहा है। तो रेशो की डेफिनेशन अगर आप दोबारा पढ़ें, उसमें कहा जा रहा है, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मेजर्ड इन सेम यूनिट। यानी अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ जिनके सेम यूनिट हैं, सेम काइंड का मतलब यही है कि उनके यूनिट सेम होने चाहिए, तो उन दोनों क्वांटिटीज़ को आप, अगर उनमें कोई रिलेशन होगा तो उसको रिलेशन को रेशो का फॉर्म नाम दिया गया है। आगे उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर ए और बी, ये देखें कहा गया है कि अगर ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर बी ज़ीरो नहीं है इनमें, तो इसकी रेशो फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, ए रेशो बी। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह लिखी जाएगी अगर बी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और इसी रेशो की फॉर्म को आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ए ओवर बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बात समझ लगेगी कि उन्होंने बी ज़ीरो क्यों नहीं कहा। अगर तो बी ज़ीरो हो जाता, यानी उन्होंने हमें मना किया है कि बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर तो बी ज़ीरो हो जाता तो हम अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते तो हमारे पास क्या आंसर आता, ए ओवर ज़ीरो इज़ इक्वल टू अनडिफाइन। हम उसको डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। इसको आप अगर बेहतर समझना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो बनी हुई है, उसके ऊपर भी देखें। अगर नहीं तो आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, कोई भी वैल्यू ऊपर लें और नीचे डिनोमिनेटर में आप ज़ीरो रख लें, तो आपके पास मैथ्स एरर लिखा आएगा कैलकुलेटर पे, यानी अनडिफाइंड आंसर आता है। तो बात समझाने वाली ये है कि ऐसे दो नंबर जिनके सेम यूनिट हों उनकी रेशो हम ले सकते हैं। अब सेम यूनिट का क्या मतलब है, सेम यूनिट का मतलब है, आगे सवाल आएंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, तो दूसरा नंबर हमारे पास 20 सेंटीमीटर के अंदर ही होना चाहिए। अगर दूसरा नंबर हमारे पास 8 है तो उसका यूनिट भी हमारे पास सेंटीमीटर ही हो। दोनों यूनिट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर तो दोनों यूनिट सेम है तो उसकी रेशो ली जा सकती है। अगर दोनों यूनिट सेम नहीं है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो दोनों यूनिट सेम नहीं रहे अब, तो इनको हम रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लिख तो सकते हैं लेकिन इनको हम रेशो की फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी चंद अहम बातें। उसके बाद अब बुक पे देखते हैं ज़रा। अब आप यहाँ बुक पे देखें कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, एक डब्बा में बनाया हुआ है और उसमें 3 अहम पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये तीनों पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं।
पहले पॉइंट में क्या कहा गया है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज़ इम्पोर्टेंट, कि रेशो की जो ऑर्डर होता है ना, अगर हम उसको चेंज कर दें तो रेशो में फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए रेशो का जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट होता है रेशो को सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है ए रेशो बी, इसको मैं कर दूं बी रेशो ए, तो मेरे पास आंसर जो होगा वो मुख्तलिफ आएगा। इसका आंसर कुछ आएगा, इसका आंसर कुछ आएगा। तो इसलिए उसने कहा है कि ऑर्डर जो है आपके पास, उसका ऑर्डर इम्पोर्टेंट है आंसर आने के लिए। अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो आपका जवाब भी चेंज हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में हमें कहा जा रहा है इन रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज़ कॉल्ड कंसिक्वेंट। यानी आपके पास अगर रेशो की फॉर्म है ए रेशो बी, तो आपको ए को कहा जाएगा एंटीसीडेंट, ठीक है, और बी को कहा जाएगा कंसिक्वेंट। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में बड़ी दफ़ा पूछे भी जा चुके हैं कि दिया होता है इस तरह कि इस तरह की फॉर्म दी होती है ए रेशो बी, वो कह देते हैं वेयर ए इज़, तो नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपने एंटीसीडेंट पे टिक करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको रेशो दी गई है बी रेशो ए, अब आपका एंटीसीडेंट क्या होगा, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखता हूँ बी रेशो ए। अब आपका एंटीसीडेंट क्या होगा, देखें आपने पहली टर्म को एंटीसीडेंट कहना है, दूसरी टर्म आपके पास कंसीक्वेंट है। ऑर्डर बेशक चेंज हो जाएगा, पहली टर्म आपके पास एंटीसीडेंट होगी, दूसरी टर्म आपके पास कंसीक्वेंट होगी। तो इसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी। एमसीक्यूज़ में इस तरह भी पूछा जाता है और बड़ी दफ़ा पूछा भी गया हुआ है। आप पास्ट पेपर खोल के देखें, बच्चे अक्सर यही लगा के आते हैं कि बुक में कहा हुआ है जी कि बी को कंसीक्वेंट कहा होगा तो ये कंसीक्वेंट है। नहीं, आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट टर्म इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म इज़ कॉल्ड कंसीक्वेंट। तो आपने इस पर फोकस करना है। तीसरा पॉइंट आपके पास है कि रेशो हैज़ नो यूनिट्स। इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर 14 सेंटीमीटर रेशो 7 सेंटीमीटर। अब इस रेशो का मतलब हमने डेफिनेशन भी यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कि रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ए रेशो बी और इन फ्रैक्शन ए ओवर बी, यानी ये एक बराबर होता है। अब मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँगा 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2। यूं आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट नहीं आया, नो यूनिट। इसलिए आपने तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखना है कि रेशो का यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन में यूनिट कैंसल आउट हो जाता है। इसलिए ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत अहम है। अब चलते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन क्या होती है आपके पास, प्रोपोर्शन आपके पास होती है कि अगर आपके पास दो रेशोज़ हैं, दो रेशो से क्या मुराद है कि ये आपके पास जो होगी ना, ये सिंगल रेशो होगी, ठीक है, ये एक रेशो है और अगर मैं सी रेशो डी ले लूँ तो ये दूसरी रेशो, तो इनको इकट्ठा करके मिलाएंगे तो ये दो रेशोज़ कहलाएंगी। अगर आपके पास टू रेशोज़ फॉर्म है तो उनके दरमियान इक्विवेलेंस आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर ए रेशो बी और सी रेशो डी, इनके दरमियान इक्विवेलेंस आपका प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो यही सिंपल सी प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है और यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब आप देखें कि यहाँ पे आगे आपको कहा गया था एक्सट्रीम वैल्यूज़ का और मीन वैल्यूज़ का। तो ये प्रोपोर्शन में आपके पास जो ए और डी है, यानी जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं ए और डी, इनको कहा जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज़। और जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं बी और सी, इनको कहा जाता है मीन वैल्यूज़। तो ये भी एमसीक्यू से पूछा जाता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं और मीन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, तो ये आपने बताना है। और वही बात यहाँ पे भी कि अगर यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मिसाल के तौर पर बी रेशो ए और यहाँ पे अगर हो जाए डी रेशो सी, तब आपके पास देखें कि वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। अब आपके पास जो होगा बाहर वाली वैल्यूज़ बी और सी, ये आपके पास अब क्या नाम है एक्सट्रीम बन जाएंगी और अंदर वाली वैल्यू ए और डी ये आपके पास मीन बन जाएंगी, यानी ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यही बात जो रेशो में थी कि ऑर्डर चेंज करने से रेशो चेंज हो जाती है, इसी तरह ऑर्डर चेंज करने से प्रोपोर्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा
इस इक्विवेलेंस के सिंबल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये 4 डॉट, ये भी प्रोपोर्शन को ही जाहिर करते हैं, यानी A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। तो इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में लिख लें, प्रोपोर्शन को आप इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पेज नंबर 52 पे आपके पास एक्सरसाइज 3.1 है और उसका पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए बी, यानी A रेशो B एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लोएस्ट फॉर्म। और ये आपको 5 जुज दिए हुए हैं, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके पास जो पहला है वो कह रहा है कि ₹750 और ₹1250, ठीक है। अब देखें, जो आपको कहा गया था कि सबसे पहले आपको रेशियो में कहा गया था कि आपके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, डेफिनेशन के मुताबिक कि यूनिट्स जो होंगे वो सेम होने चाहिए। तो देखें, यूनिट्स जो है हमारे पास रुपीज़, ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी रुपीज़ सेम होने चाहिए। अगर हमारे पास रुपीज़ में ना होता है, फ़र्ज़ करें ये डॉलर में होता और ये रुपीज़ में होता, तो सबसे पहले हम या तो डॉलर में कन्वर्ट करते या रुपीज़ में कन्वर्ट करते, ठीक है। तो बहरहाल अभी देखें, अभी फ़िलहाल आपके यूनिट सेम है। अगर तो यूनिट सेम है तो आप इसको रेशो फॉर्म में लिखें, ये देखें, लिखें इन रेशो फॉर्म। कैसे लिखेंगे इसको रेशो फॉर्म में? 750 रेशो 1250। अब देखें, यहाँ रफ वर्क में इसको कर दें, बेशक ये इक्वल डालें साथ। रेशो का मतलब है कि आपके पास क्या हो रही है, फ्रैक्शन फॉर्म है, 750 डिवाइडेड बाय 1250। सबसे पहले देखो सिंप्लीफाई करें, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास बच गया 75 और 125। इसको 5 पे कैंसिल आउट करें, 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125 और 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें 15 ओवर 25 हो रहा है, मज़ीद सिंप्लीफाई 5 पे ही सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 5 इंटू 3 और 5 इंटू 5। अब इसकी मोस्ट सिंप्लीफाई जो फॉर्म बनेगी, मोस्ट सिंपल फॉर्म जो हमें कहा गया है, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, वो क्या होगी, 3 और 5, यानी 3 रेशो 5। यहाँ से आप देखें, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके जो यूनिट्स हैं वो क्यों नहीं लग रहे। देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास ये था 750 रुपीज़ और नीचे भी था 1250 रुपये, तो ये रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये रेशो हैज़ नो यूनिट्स। इसके साथ अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो इन फ्रैक्शन फॉर्म ये आपके पास बन जाएगा 3/5। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 आपके पास है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। यहाँ पे अब आप देखें, आपको क्या तंगी आएगी कि आपके यूनिट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। तो सबसे पहले आपने यही देखना होता है कि आपके यूनिट्स सेम हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है। बेहतर यही है कि आप जो है मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएं। हमेशा आपने बात याद रखनी है कि आपने हमेशा बड़े से छोटे यूनिट की तरफ आना है, क्योंकि आप अगर बड़े यूनिट को छोटा करेंगे तो आपका जो यूनिट होगा वो पॉइंट में चला जाएगा, यानी ये जो नंबर होगा ये पॉइंट में चला जाएगा। इसलिए आप क्या करें, हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करें। तो क्या बड़ा यूनिट है आपके पास, बड़ा यूनिट आपके पास है मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करें। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ देखें, ये आप यहाँ पे नोट कर लें कि 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर्स होंगे, तो हमें चाहिए 3 मीटर्स। तो 3 मीटर्स में आपके पास कितने सेंटीमीटर्स होंगे, जाहिर सी बात है 3 को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर्स, यानी 3 मीटर में आपके पास 300 सेंटीमीटर्स होंगे। तो सबसे पहले आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब आपके पास जो फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी 450 सेंटीमीटर्स और 300 सेंटीमीटर्स। अब देखिए कि आपके पास यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम आ गए हैं। ये भी यूनिट आपके पास सेंटीमीटर्स में है और ये यूनिट भी आपके पास सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने लिखना है इन रेशो फॉर्म, ये आपके पास हो जाएगा 450 रेशो 300।
हमेशा आपने बात याद रखनी है कि आपने जैसी रेशो फॉर्म लिखनी है उसमें आपने यूनिट्स नहीं लिखने। क्यों नहीं लिखने? क्योंकि रेशो में यूनिट्स नहीं होते, वो लिखने के साथ ही आपका यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जैसे ही आप लिखेंगे कि इन रेशो फॉर्म, तो पहली फॉर्म लिखने के बाद ही आपने यूनिट नहीं डालने। अब क्या करें, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दें, बेशक कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर दें। ये देखें मैंने इसको कैलकुलेटर पे ही सिंप्लीफाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आया है 3/2, यानी 3:2। ये मेरे पास रेशो फॉर्म में आंसर आया है, और अगर मैं इसी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास होगा 3/2। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 750 ग्राम्स, ठीक है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे, देखें आपके पास यूनिट वही बात सेम नहीं है, ये किलोग्राम है और ये किलोग्राम प्लस ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूनिट्स को सेम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो क्या करेंगे कि आप किलोग्राम से ग्राम्स में जाएंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये GM लिखो या खाली जी लिखो, एक ही बात है। 1 किलोग्राम में आपके पास कितने ग्राम्स होंगे, 1000 ग्राम्स होंगे। तो सबसे पहले आप ये 2 किलोग्राम वाले को करते हैं। देखिए आपके पास चाहिए 2 किलो और 750 ग्राम, यानी 750 ग्राम को तो आप कुछ नहीं करेंगे, 2 किलो को सबसे पहले ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम हमारे पास होता है 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम हमारे पास ऑटोमेटिकली हो जाएंगे 2000 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 2000 ग्राम प्लस 750 मजीद ग्राम्स, ठीक है। यानी 2000 ग्राम में हमने 750 ग्राम को प्लस करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2750 ग्राम्स, यानी जो टोटल ग्राम थे इसके, ये आपके पास आ जाएंगे 2750 ग्राम। और आप इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो ये आपके पास सिंपल देखें, 1 किलो में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलो में 4000 ग्राम होंगे, 4000 ग्राम्स। यूं आपने इनको ग्राम्स में चेंज कर लिया। ये आपकी अब यूनिट सेम वाली फॉर्म आ जाएगी, यानी सेम यूनिट फॉर्म आपकी ये होगी। अब आप लिखें इसको इन रेशो फॉर्म, इन रेशो फॉर्म। तो ये आपके पास हो जाएगा 4000 ग्राम रेशो 2750 ग्राम। इसको भी जस्ट सिंपल कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो ये देखें आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 16/11, यानी आपकी रेशो बनेगी 16:11 और फ्रैक्शन फॉर्म आपकी बनेगी 16/11। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपके पास है 27 मिनट 30 सेकंड और दूसरा आपको दिया गया है 1 घंटा, यानी 1 आवर। क्या करेंगे इसमें, इसको भी आपने यूनिट्स देखें सेम नहीं है, तो यूनिट्स को आपने छोटे यूनिट तक लेके जाना है। छोटा यूनिट किया है इनमें से, देखें आवर ये तो बड़ा यूनिट है, मिनट वो ज़रा इससे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा यूनिट आपके पास है सेकंड, ठीक है। तो आपने इन तमाम यूनिट्स को सेकंड्स में चेंज करना है। सबसे पहले 1 आवर की बात करते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो ये तो लॉजिक वाला क्वेश्चन है एक, कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें 1 घंटे में आपके पास 60 ज़रब 60, इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 60 मिनट और 60 सेकंड्स। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3600। इसका मतलब 1 घंटे में आपके पास 3600 सेकंड्स होते हैं। उसके बाद आप अब देखें कि यहाँ पे आपके पास है 27 मिनट्स और 30 सेकंड। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें 27 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमने सेकंड बनाने हैं ना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और प्लस कर देंगे 30, इसी तरह प्लस होगा जैसे पीछे क्वेश्चन में प्लस हुआ था। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास हो जाएगा 1620 प्लस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 1650 सेकंड्स। यूँ आपके पास ये वाला मीडियम जो था वो सेकंड्स में आ गया, और ये वाला यूनिट जो था ये भी सेकंड्स में आ गया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे इन रेशो फॉर्म। तो रेशो फॉर्म के बाद क्या करेंगे कि ये जो 1650 है इसको और 3600 को आप रेशो फॉर्म में लिख देंगे। अब इसको मज़ीद कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आ रहा है 11/4।
24। तो यूँ आपके पास आंसर आ गया 11:24। और अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो वो होगा 11/24। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का भी इख्तिताम होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पार्ट जो आपके पास है वो है 75 डिग्री और 225 डिग्री। यहाँ पे देखें आपके पास डिग्रीज में यूनिट है और वो दोनों सेम है। तो अब देखें क्योंकि चूंकि आपके पास यूनिट्स जो हैं वो डिग्री में हैं, सेम हैं, तो आप सिंपल इसको क्या करें, इन रेशो फॉर्म, तो ये आपके पास हो जाएगा 75 डिग्री नहीं आपने लिखनी, सॉरी, क्योंकि रेशो फॉर्म में आप यूनिट्स नहीं लिखते। 75/225। अब इसको जस्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 1/3, यानी 1:3 आपके पास आंसर आ गया। और इसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें, यानी यह हो जाएगा आपके पास 1/3। तो यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का मुकम्मल ख़त्म होता है, यानी मुकम्मल इख्तिताम होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि इन क्लास 60 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, कंप्यूट द रेशो। दो आपको इसके पार्ट्स दिए गए हैं कि पहले आपने बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की रेशो निकालनी है, फिर आपने बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो निकालनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले आप गिवन डाटा टाइप कुछ लिख लें कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हैं 60, गर्ल्स की तादाद आपके पास है 25, और कह रहा है कि बाकी जितने बचते हैं 60 में से वो कितने, वो क्या हैं, वो बॉयज़ हैं। यूँ आपके पास बॉयज़ की तादाद कैसे निकालेंगे, बॉयज़ की तादाद निकालने के लिए आप 60 में से 25 माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 35 आंसर आएगा। तो बॉयज़ की तादाद आपके पास कितनी होगी, बॉयज़ की तादाद आपके पास होगी 35। तो पहला सवाल आपके पास है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो देखा था रेशो में कि तरतीब जो होनी चाहिए, यानी ऑर्डर होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बॉयज़ कहा गया है, तो सबसे पहले आपने बॉयज़ ही की तादाद लेनी है, यानी बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी रेशो टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि बॉयज़ की तादाद आपके पास है 35 और टोटल स्टूडेंट आपके पास है 60। तो बस इनको जस्ट सिंप्लीफाई करवाएं कैलकुलेटर पे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा आपके पास आंसर आ रहा है 7/12, यानी 7:12 आपके पास आंसर आ रहा है। और इसको आप फ्रैक्शन में कहा तो नहीं है, वैसे भी अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये इसकी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 है, वो भी करते हैं। पार्ट 2 आपके पास है बॉयज़ टू गर्ल्स। अब सबसे पहले बॉयज़ की तादाद आएगी तो वो है आपके पास 35, ये देखें, और गर्ल्स की तादाद आपके पास कितनी होगी, 25। अब इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/5, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 7:5। तो यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। ये आपने इसकी छोटी सी काम करना था, छोटा सा। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्ट में से कोई ना कोई एक पार्ट लाजमी, इवनिंग में तो नहीं या फिर सुबह में, अगर सुबह में नहीं तो इवनिंग में लाजमी आता है। तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि आपने एक्स रेशो वाई निकालना है, ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है। तो क्या करेंगे इस स्टेटमेंट में, सबसे पहले आप देखें 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ये आपके पास हो जाएगा 3 × 4 12x माइनस 3 × 5 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। अब आपके पास जो x वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें और y वाली टर्म्स जो हैं उनको इकट्ठा कर लें। क्या होगा इस तरह, ये जो 2x है ये आप 12x के साथ लिख दें, यानी 12x, ये 2x यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 7y, ये 15y यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस 15y हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, 12 में से 2 निकाले तो 10 बच जाएगा, 10x इज इक्वल टू 15 में से 7 माइनस किए तो आपके पास कितना बच जाएगा, 8y। तो यूँ आपके पास देखें x और y की फॉर्म में आंसर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ से देखें आप x और y को एक तरफ ले लें। कैसे एक तरफ लेंगे,
सबसे पहले आप देखें कि आपको फॉर्म जो चाहिए वो चाहिए x रेशो y, यानी अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे x ओवर y फॉर्म चाहिए आपको। इसका मतलब कि x आपका ऊपर आना चाहिए और y आपका नीचे आना चाहिए। तो मैं y को यहाँ से इस तरफ ले जाऊँगा, x को मैं इसी जगह रहने दूंगा और 10 को उठा के इस तरफ ले आऊँगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 10। क्या किया सिंपल, मैंने y को यहाँ देखें ना, y यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके x से डिवाइड हो गया, और 10 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके 8 से डिवाइड हो गया। सिंपल मैंने यही काम किया है। अब 8 और 10 इसकी सिंप्लीफाई करें, ये देखें 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो यूं आपकी जो x ओवर y की फॉर्म बन जाएगी वो आपके पास बनेगी 4 ओवर 5। इसी को अगर आप रेशो फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आपकी होगी x रेशो y इज़ 4 रेशो 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4। आपसे कहा जा रहा है कि आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी p की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब आपके पास दो रेशो जो हो जाती हैं, ये देखें ये आपके पास एक रेशो है और ये आपके पास एक रेशो है। जब आपके पास दो रेशोज हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ भी हम प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म को आप प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 रेशो 4। इसको सोल्व कैसे करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को? प्रोपोर्शनैलिटी को आप इस तरह सोल्व करते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं और मीन वैल्यूज़ को आप इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी इसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट और मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी सॉल्व हो जाएगी। तो यही आपके पास फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूले से हम भी प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये दो लाइंस इस तरह ड्रॉ कर दें कि ये वाली टर्म को आपने इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म को आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा। यानी वो मानेंगे कि ये फॉर्मूला ही कंसिडर किया जाएगा। क्या करेंगे, देखें 4 मल्टीप्लाई होगा 2p प्लस 5 से इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 3p प्लस 4 से, 3p प्लस 4 से। इसको अब आप सिम्प्लीफाई करवाएं, 4 2 ज़ा 8p प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9p और 4 3 ज़ा 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएं और p वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले लें। तो ये आपके पास हो जाएगा, 12 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये हो जाएगा 20 माइनस 12 और 8 को मैं उस तरफ ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 9p माइनस 8p। ये मैंने कैसे किया, ये देखेंगे 20 के साथ 8p जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 9p के साथ माइनस हो जाएगा, और इसी तरह 9p के साथ 12 जो है प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके 20 से माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 9 में से 8 निकाले तो आपके पास सिंपल 1 बचेगा, और 1 आपके पास देखें ना p है, तो p की फॉर्म में लिखा जाएगा, p इज इक्वल टू 12 में से 20 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 8। तो ये आपका p का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको p का ये जो आंसर है निकालने का मुकम्मल सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की भी आपको समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5। सेम 4 क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है सिंपल। उसमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने p की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसको भी सिंपल प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 रेशो 5। क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करना है और मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करना है। तो ये देखें 5 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x प्लस 1 के साथ, और 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 प्लस 4x के साथ। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, 5 इंटू 3 15x प्लस 5 1 ज़ा 5, 6 इंटू 2 12 और प्लस 4 2 ज़ा 8x। अब क्या करें, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले लें और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले लें। तो ये देखेंगे हो जाएगा 8x यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके 15x के साथ माइनस हो जाएगा, और ये जो 5 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 12 के साथ
माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 15 में से 8 निकाले तो आपके पास बचते हैं 7x, और 15 में से 5 निकाले तो यहाँ भी आपके पास 7 बचेगा। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 7 है ये आपके पास यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 7 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी x इज इक्वल टू 7/7। 7 को 7 से काट दिया यानी 1 की बिना पर, तो x का आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, x का आंसर आएगा आपके पास 1। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन नंबर 5 का और इस वीडियो का इख्तिताम होता है।